गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। ये लूसेंट की सीरीज चल रही है जिसमें मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया जा चुका है और ये एंसेंट हिस्ट्री है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंसेंट हिस्ट्री। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोयाड और मंगोलियाड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट: सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स को 1638 से 1707 एडी को है। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल खिलपाट के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके
पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में योगों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1800 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक का मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्य दिन और कान शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्रेय है। कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं इस सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आर्णैक तथा उपनिषद। संहिता के बाद ब्राह्मणों, आर्णैकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। वेद ब्राह्मण ग्रंथ: ऋग्वेद ऐत्रेय तथा कौशितकी, यजुर्वेद तैत्रेय तथा शतपथ ब्राह्मण, सामवेद पंचविंश ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज अभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आर्णैक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी गई है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र: वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं: शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ, विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण: भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण
और संबंधित वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों में एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, जिसका अर्थ होता है राजाओं की नदी, है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इनमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद में सुरक्षित है उसमें सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी, जिसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट: अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। चलिए पढ़ते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका वर्णन आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राजदरबार में आया था। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था।
वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट: वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग: यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बरूनी: यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या ख्यू आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, भारत की खोज जिसका मतलब होता है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार-तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतीकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता: इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ: यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो: यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए आगे, ये तो हो गया। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी के पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर जो विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथीगुम्बा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी वित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणी पूरा स्थल बुर्ज होम से गत्तावश यानी गड्ढाघर का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। रिकमेडू पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट: सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यव द्वीप से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक। हाथीगुम्बा अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख है, ये शासक कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार अभिलेख भी इसे कहते हैं, ये रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी वलसिरी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। नोट: अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर,
लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। आइए अब पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास, आदि इतिहास एवं इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है। अब संस्कृति बर्तन, मालवा संस्कृति काला तथा लाल बर्तन संबंधित है। बुर्ज होम धूसर बर्तन संबंधित है। जोखे संस्कृति लाल बर्तन संबंधित है। दक्षिण नौपाषाण संस्कृति चमकीला धूसर संबंधित है। पूर्वी नौपाषाण संस्कृति भूरा लाल से संबंधित है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अति पकम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक का अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई जब C.L. कार्लाई ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणों उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानववाप कवि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोड़वे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट: भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया है। अब चलते हैं सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोट: तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर साहनी दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुदकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे जो आलमगीरपुर मेरठ जिला यूपी में है। उत्तरी पूरा स्थल चिनाव नदी के किनारे पर अखनूर के निकट मांदा जो जम्मू कश्मीर में है। वह दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नोट: सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, जो घग्गर नदी के किनारे और हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोटता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.343 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं जनहुदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। संधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोटता कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। दौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा खेतरी बलूचिस्तान, ओमान से प्राप्त होता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान तथा ईरान से प्राप्त होता था। टीन अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। गोमेद सौराष्ट्र से प्राप्त होता था। लाजवर्त मेसोपोटामिया से प्राप्त होता था। सीसा ईरान से प्राप्त होता था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। चलिए इसको पढ़ने के बाद तो पढ़ लेते हैं। सैंधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधोवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। प्रदा प्रथा वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने तथा जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। इधर थोड़ा सा है। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से शिरोपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला साड़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री में मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। चलिए अब पढ़ते हैं सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल।
और वो किस नदी के किनारे है, उत्खननकर्ता कौन है, वर्तमान स्थिति क्या। तो प्रमुख स्थल नदी, स्थिति, उत्खननकर्ता। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921, माधव स्वरूप वर्ष 1926, व्हीलर 1946। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी 1922, मैके 1927, व्हीलर 1930। चनहुदड़ो सिंधु नदी किनारे है, इसकी स्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला, उत्खननकर्ता मैके 1925, एनजी मजूमदार 1931। कालीबंगन घगर नदी किनारे, इसकी स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, और उत्खननकर्ता अमलानंद घोष 1951, वीवी लाल एवं बीके थापर 1961। कोटदीजी सिंधु नदी किनारे, स्थिति सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953। रंगपुर मादर नदी किनारे, गुजरात का काठियावाड़ जिला, और ये उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1953 से 54। रोपड़ सतलज नदी किनारे, ये पंजाब का रोपड़ जिले में स्थित है, इसके उत्खननकर्ता यगदत्त शर्मा 1953 से 56। लोथल भोगवा नदी किनारे, ये गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है, उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1954। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिले में स्थित है, उत्खननकर्ता यगदत्त शर्मा 1958। सुतकांगे डोर दास्क नदी किनारे, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के किनारे है, इसके उत्खननकर्ता ऑरेल स्टाइन 1927 में। बनवाली रंगोई नदी किनारे, हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में इसके उत्खननकर्ता थे। धौलावीरा लूनी नदी किनारे है, गुजरात के कच्छ जिला, जेपी जोशी इसके उत्खननकर्ता, रविंद्र सिंह बिष्ट भी थे। और सुतका सादिकौर नदी किनारे है, सैंधो सभ्यता के प्रमुख, और इसकी स्थिति दक्षिणी बलूचिस्तान, उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स 1962। चलिए, तो इसके साथ हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किया गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट: आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट: ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परूसनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांत की संख्या 6 है। ये दिशा उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम। पूर्व दिशा का उत्तर वैदिक शब्द प्राची, राजा का नाम सम्राट। पश्चिम प्रतीची, सौराष्ट्र। उत्तर उदीची, राजा का नाम विराट। मध्य राजा, दक्षिण भोज कहा जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, तो यहीं से है। इसमें कहा गया है
कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अगन्या न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। नोट: भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। ऋग्वैदिक नदियां: प्राचीन नाम, आधुनिक नाम: क्रुव, कुर्रम, कुभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, आस्किनी, चिनाब, परूसनी, रावी, शत्रुदि, सतलज, विपाशा, ब्यास, सदानीरा, गंडक, त्रिशतति, गघर, गोमती, गोमल, सुवस्ती, स्वात। ऋग्वैदिक कालीन देवता संबंध: इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माने जाते थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ माने जाते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। धौ आकाश का देवता माने जाते थे। सबसे प्राचीन: सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवृति नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट: वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वैदायरन ने की थी। चलिए अब महाजनपदों का उदय पढ़ते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय से मिलती है। तो महाजनपद: राजधानी,
क्षेत्र और आधुनिक स्थान कहाँ कहाँ पे है। तो महाजनपद अंग की राजधानी चंपा थी। भागलपुर मुंगेर बिहार में। मगध गिरिवर्ज या राजगृह इसकी राजधानी थी, जो पटना गया बिहार में है। काशी वाराणसी इसकी राजधानी थी, जो वाराणसी के आसपास यूपी में। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। वजी वैशाली विदेह या मिथिला सभी इसकी राजधानी थी। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कोसल श्रावस्ती राजधानी। फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश। अवंती इसकी राजधानी उज्जैन महिष्मती आज यह मालवा मध्य प्रदेश में है। मल इसकी राजधानी कुशावती। क्षेत्र देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। पंचाल अहिच्छत्र कामपिल इसकी राजधानी थी। बरेली बदाऊं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में यह है। पंचाल का कामपिल भी राजधानी था। चेदी शक्तिमती इसकी राजधानी थी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। कुरु इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं। मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी थी। जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। कंपोज राजधानी हाटक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में। सूरसेन का राजधानी मथुरा था। मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन थी, जो गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। गांधार तक्षशिला जो आज रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में स्थित है।